हेलो ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 18। उससे पहले एक कोटेशन के साथ। ओके, तो कोटेशन कुछ इस टाइप से है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आई होप आपको ये इस थॉट का मीन समझ में आ गया होगा कि अगर हम लाइफ में कभी असफल भी हो रहे हैं तो उस असफलता को आप अपना लास्ट स्टेज ना समझें, आप और ज़्यादा स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम तक आप पहुँचें। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं पार्ट 18 में। पार्ट 17 में हमने ये देखा था, इन दो क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था कि ए और सी के बीच में हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने वही सेम पोर्शन को किया था कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे पार्ट 18 में, अब हमारा जो चैप्टर 3 था, ओके, तो चैप्टर 3 जो है वो हमारा फाइनली हमने फिनिश कर दिया है। फाइनली फिनिश का मतलब है उसके अंदर जितने टॉपिक्स थे सारे के सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो आपने अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को एनालिसिस करने का, कौन सा, ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अगर आप ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पकड़ उस चैप्टर में बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। देखेंगे, अगर आपको आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में आपने संबंध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे के सारे मैंने ये करवा रखे हैं। ठीक है, सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो हमारे थ्योरेटिकल या आपके पास जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है इनको मैं ओरली आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। तो आपको अगर ध्यान होगा, हमने एक प्रूफ किया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड, क्या करा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या था, I इक्वल में NEVDA। अगर जिसने पहले इन ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले याद रखना, जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको आप कंप्लीट करिए, तब आप ये ईयर क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन करा था I बराबर NEVDA, मैंने पूरा कंप्लीटली इसको प्रूफ कराया है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये I की वैल्यू है, बट हमें करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आपने J इक्वल में क्या पढ़ा है, J इक्वल होता है I अपॉन में A, द रेशियो ऑफ करंट एंड एरियल सेक्शन। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी होता है, धारा घनत्व होता है। तो यहाँ जब मैं I की वैल्यू को पुट करूँगी तो I की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, NE देन VDA ओवर में आ जाएगा हमारे पास A से A कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास जो J की वैल्यू आएगी वो आएगी NEVD। क्या आएगी बेटा, NEVD आएगी G की वैल्यू। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर कुछ इस टाइप से रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी कि आंतरिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध हमने करा था कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, ठीक है, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, जब हम क्या करते हैं, इसके कैपेसिटर होता है तो जब हम इसके फर्स्ट पार्ट को या एक प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं किसी आउटर सोर्स से एंड सेकेंड प्लेट को कनेक्ट करते हैं हम अर्थ से, तो इस कैटेगरी में हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, इस कैटेगरी में हमारे पास सिचुएशन ये बनती कि जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने पर हमारे पास क्या हुआ कि कनेक्ट करने पर हमारे इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन की डेफिनेशन से ये आपके पास ये पॉजिटिव जब होगी तो ये कंप्लीटली इसके साथ में नेगेटिव होगा,
फिर इसके बाद ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बाहर जब पॉजिटिव हुआ तो ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, अर्थ पे जाएगा, जिससे फर्स्ट प्लेट हमारी कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगी और सेकंड प्लेट कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगी। बट हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम जब देख रहे हैं, जब हमने इसको आपका ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या हुआ बेटा कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, तो वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इसके पास पे माइनस और इसके प्लस, ऐसे करके आपके एक सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो करंट जो हो रहा है, करंट के पाथ पर एक बैन लगाता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि आर। करंट के पाथ पर जो भी आपकी यूनिट बैन लगाती है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ये जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो आउटर सेल पे आपका क्या हो रहा है, एक बैन लग रहा है, करंट बैन लगा रहा है। ऐसे ही हमारे पास देखो, जब हम अंदर प्लेट पे चल रहे हैं तो अंदर प्लेट पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, यानी कि प्लेट्स के बीच का जो घोल है या इसमें जो सॉल्यूशन है, ये भी क्या करता है, करंट के मार्ग पर, पाथ पर बैन लगाता है। तो जो अंदर से बैन लग रहा है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली एक नंबर में डेफिनेशन है, तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे मैंने ये आपका प्रॉपर वे में करवा रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हो गया है 16 एंड 22। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, the resistance of a wire of length 3 meter and area of the cross section 0.5 millimeter square, okay, is 2.5 ohm. Find the specific resistance, इसमें आपको रो की वैल्यू पूछी है, of material of the wire. What will be the specific resistance, क्या इफेक्ट पड़ेगा specific resistance पे, विशिष्ट प्रतिरोध पे, जब हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करके कितना कर दें, डबल कर दें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा गिवन वैल्यू की चार्ट बनाते हैं। तो गिवन वैल्यू को अगर मैं चार्ट बनाऊं तो आपसे कहा गया है 3 मीटर लेंथ है, यानी कि एल की वैल्यू आपको दे दी 3 मीटर। इसके बाद कहा गया है हमसे क्या कि 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया हमारे पास हो गया 0.5, बट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये किस पे यूनिट गिवन है, हमें मिलीमीटर स्क्वायर में पे। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻³ तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ए की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है, प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो आर की वैल्यू भी आपको गिवन करा दी 2.5 ओ। ओके, इसके बाद हमसे कहा गया है कि हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, तो अब हमें पता है कि देखो हमारे पास जब गिवन वैल्यू आती है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करा जाएगा, हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रो एल ओवर ए। तो हमें रो की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम रो का फॉर्मूला बनाएंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई से आर इंटू ए ओवर एल। ठीक है, अब क्या है देखो, यहाँ पर मैंने आपको बार बार बोला है, क्या बोला है कि न्यूमेरिकल बेटा बहुत इजी आते हैं आपके एग्जाम में। बस आपको सारी की सारी वैल्यू गिवन होती है, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को हम किस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5 पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻³ पुट कर दी, अपॉन में एल कितना है, 3 मीटर। अब देखो इसको ईजिली कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाइए, एक ज़ीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, एक ज़ीरो बढ़ाइए। अब में कितना आ गया, 25 इंटू 5 इंटू 10⁻³ एंड देन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 10⁻³
2 प्लस 2, देन रो इक्वल में आ जाएगा 25 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड देन 10 प्लस 2 अप में 10 माइनस 2 अपॉन में 3, देन रो इक्वल में आ जाएगा कितना 25 5 जा 125 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 3, देन रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 जा 12, ओके, एंड 3 1 जा 3 एंड आपका 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ठीक, देखते हैं पावर्स का यहाँ पर, ये हो गया। इसको थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी थी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी थी ये दी थी मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे ना बेटा इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आएगी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ओके, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, देन ये हो गया 7, तो ये 7, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो -7 एंड -2 ये हो जाएगा माइनस का 9, देन रो इक्वल में आपके पास कितना आ जाएगा 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, और इसकी यूनिट होती है ओ मीटर, ठीक है। फिर भी एक बार हम रीचेक मार लेते हैं, ये आपके पास एल की वैल्यू थी 3, ठीक हो गया, एंड ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एंड देन आर की वैल्यू है 2.5, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका -7 है, 25 5 जा कितना हो गया 125, देन 125 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10 - 7 ऑलरेडी था, देन ये तो हो गया हमारे पास 9, इसके अलावा हम जब इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 9, देन ये हो गया हमारे पास 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया, बट ये अभी पहला ऑप्शन आया है। सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे ये भी कहा गया है इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू डबल, अगर हम लेंथ को क्या कर दें डबल कर दें तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, आपसे पूछा गया है। तो आप ये देखेंगे कि रो क्वांटिटी है कौन सी, तो आपको पता है कि जो रो है वो क्या है आपकी एक कांस्टेंट टर्म आती है ना, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। जब हमने इसको कंबाइंड किया था इस साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया है रो, तो रो जो है वो एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये वायर के ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ही डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, ये इसका सेकंड पोर्शन है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, तो ये एक प्रॉपर्टी है वायर की जिसको आप क्या करो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे जो डिपेंड नहीं करेगी डायमेंशन पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा डायमेंशन ऑफ द वायर, ठीक है, डायमेंशन ऑफ द वायर। तो आप क्या करें लेंथ को दुगना करें, तिगना करें, चौगुना करें, 5 करो, 6 करो, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं वी नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द वायर। और इसके आगे अगर आपको ऐसे आगे और लिखना है तो आप लिख सकते हैं हैंस ऑन इंक्रीज इट्स लेंथ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम, अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो तब भी ये सेम ही रहेगा। क्लियर है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 6 × 10⁻15
टाइम पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट जनरेटेड इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट पर कितना करंट जनरेट होगा, तो आपको ये नंबर्स दे दिए कि 6 × 10⁻15 आपके पास रहेगा, तो कितना आपका टाइम लगने वाला है, कितना करंट आपके पास आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रति सेकंड का मतलब है पर सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो फाइनली टाइम आपको दे दिया 1 सेकेंड, ठीक है। एन की वैल्यू आपको दे दी 6 × 10⁻15। आई होप यही है, हाँ 15। इसके अलावा हमें आई फाइंड करना है, तो हम ये देखेंगे तीनों में रिलेशन क्या है। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आई बराबर क्या होता है, Q/T। तो जब Q/T होता है तो हमें पता है कि जब Q नहीं दिया होता है तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम Q को किस में रिप्लेस कर देते हैं, NT में। तो ये हो जाएगा I = N की वैल्यू है 6 × 10⁻15। देन E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 एंड टाइम 1 सेकेंड। क्लियर है। देन I इक्वल में कितना हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 16 × 6 हो जाएगा हमारे पास 0.96 ना, हाँ 0.9696 × 10 की पावर आपके पास -4। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल या नेचुरल नंबर के बाद आपको पॉइंट को करना होता है, और राइट साइड पे पॉइंट में क्या होता है, माइनस की पावर इंक्रीज होती है यानी कि एम्पियर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, I इक्वल में 9.6 × 10⁻⁻5। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने क्या कर दिया है, पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस पे देखेंगे ये 0.9 ये आएगा आपके पास। I इक्वल में 6 और 96 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा बेटा आपका पास 9.6। ओके, और ये बचेगा 10⁻⁻4। ओके, तो यहाँ से I की वैल्यू अगर मैं देखूँ, पॉइंट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसमें 9.6 हो गया, 16 - 4, तो यहाँ पे आप फाइनली आंसर छोड़ सकते हैं कि I की वैल्यू है 9.6 × 10⁻⁻4। ओके, तो बहुत इजी था ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, टर्मिनल वोल्टेज बिकम 1.8। मैंने ये पहले ही बोले हैं कि इस टाइप के जो EVIR के क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है, टर्मिनल वोल्टेज बिकम 1.8 आफ्टर टेकिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर एंड फ्रॉम अ सेल, एंड टर्मिनल वोल्टेज बिकम 1.5 आफ्टर टेकिंग करंट ऑफ 0.8 फ्रॉम द सेल। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है एंड EMF ऑफ सेल को आपने फाइंड करना है। तो दोनों की वैल्यू ही आपको निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले गिवन वैल्यूज देख लेते हैं कि पहले जब हमारे पास क्या है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, इसमें हमें दो वोल्टेज गिवन हैं। ये कहा गया है कि जब V1 यानी कि जब वोल्टेज 1.8 वोल्ट है तो उस कैटेगरी में आपको करंट सर्किट में चाहिए 0.5 एम्पियर। जब आपकी वोल्टेज कितनी है, हमारे पास वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तब आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो 0.8 एम्पियर है। आपको R निकालना है और A निकालना है। तो इसके लिए तो मैंने एक बेस्ट वे आपको करा ही रखा है, EVIR के बीच में रिलेशन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बार बार यही बोला था, क्या बोला था बेटा, कि इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या होगा, EVIR एक ही प्रूफ है यहाँ पर, उसी प्रूफ को आपने अच्छे से अरेंज करके रखना है। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ये हम देखेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा है यहाँ पर कि जो EV होता है, हमने पढ़ा था ये रिलेशन E = V + IR, एक पढ़ा था E = I R + R, बट हमें यहाँ देखो V और I दोनों मिल गया है और E और R हमें फाइंड करना है। तो फाइनली हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले मैं राइट कर दे रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, E इक्वल में V + IR। अब आपको दो वैल्यूज़ दिए, दो वैल्यूज से दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखते हैं यहाँ से। E इक्वल में आ जाएगा, V की वैल्यू है 1.8 प्लस I
आई है 0.5 इंटू आर, तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकेंड आपके पास आएगा 1.5 प्लस 0.8 आर, इक्वेशन सेकेंड। तो फाइनली हमें पता है कि इसकी लेफ्ट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इनके राइट्स को भी इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो लेफ्ट इक्वल है ना, तो हम इसकी राइट्स को भी इक्वल आपस में रख देंगे। ये हो गया 1.5 प्लस 0.8 आर। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज वाले को एक साइड रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस वालों को एक साइड। तो फाइनली देखेंगे इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 1.5 एंड देन 8 एंड देन 3 एंड 0.03 इक्वल यहाँ आपके पास कितना है 0.3 आर। तो फाइनली आर हो गया 0.3 अपॉन में 0.3, तो आर की वैल्यू आ गई 1 ओम। फर्स्ट आंसर तो निकाल दिया, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू को आप कहीं पे भी रख दो, आपके पास ई आ जाएगा। तो ई इक्वल में हो गया 1.8 प्लस 0.5 इंटू आर की वैल्यू हो गई 1, तो ई इक्वल में आ जाएगा 1.8 प्लस 0.5, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 8, 5 देन 3 और 2, ठीक है। और ई को हम बोलते हैं वोल्ट। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू निकालनी थी और आर की वैल्यू निकालनी थी। हमने ईजिली इसको क्या करा, पहले दो इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू मिल गई और आर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के हमें ई मिल गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका सिंपल आ गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम फिनिश करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, जो कि 2023, 2016-22, 2016, 2009 और फाइनली 2016। तो ये आपको ईयर क्वेश्चंस देख के पता चल रहा होगा कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है और आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 19 के साथ, इन्हीं ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।